नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। ये 70 बीपीएससी मेंस रिवीजन सीरीज़ का 9th वीडियो होगा। इससे पहले 8 वीडियो मैंने अप्रॉक्स 50 से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। बिहार स्पेशली मैंने करवाया है, जिसमें बिहार स्पेशल हिस्ट्री भी मैंने करवाया है, और बिहार स्पेशल करंट में जैसे बिहार का एग्रीकल्चर, बिहार का पर्यटन, बिहार की खनिज संपदा, ये सब मैंने 2nd वीडियो में और 3rd वीडियो में करवाया था। आप उसको भी जा करके ज़रूर देखिएगा। आज कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो कल के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। भारतीय कृषि विजन इंडिया @2047, नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इनके कुछ और अपने पास इंडेक्स आते हैं हर साल, जिसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको ही मैं एक वीडियो में 10-15 इंडेक्स ही पूरा करवा दूँ मैं 1 से 2 वीडियो में। कोई बात नहीं, कम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक को भी बेनिफिट होगा तो वीडियोस आएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक को अभी हम लोग करेंगे। उत्तर भारत का मैदान भूगोल को डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले साल एक सवाल पूछा गया था, उससे पिछले साल भी एक सवाल पूछा गया, तो उससे पिछले साल भी एक सवाल पूछा गया था। बिहार की ज्योग्राफी और उत्तर भारत का ज्योग्राफी से एक सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। बिहार के मैदान का भी अध्ययन करेंगे और बिहार की नदियों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, इसके साथ में कल मैंने कुछ सवाल भी दिया था आपको, आप लोगों ने शायद उसको लिखा होगा। अब पेपर लीक वगैरह का भी सवाल मैंने दे दिया था। पंचवर्षीय योजना, एलपीजी, इन सब सारे टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, उसके ही मैंने सवाल दे दिए हैं, ठीक है। कल बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो मैंने इस दौरान दिए हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस का भी डिस्कशन मैं करवा दूंगा, ताकि उससे मिलता जुलता भी सवाल आए तो आप लिख लें उसको, ठीक है। आज का पहला टॉपिक है भारतीय कृषि। देखिए, एग्रीकल्चर से एक सवाल की गारंटी होती है कि पूछा ही पूछा जाएगा। गारंटी होती है कि बिहार एग्रीकल्चर या देश के एग्रीकल्चर से एक सवाल पूछा ही जाएगा। जैसे गांधी, नेहरू, टैगोर, राजेंद्र प्रसाद और जेपी और डॉक्टर लोहिया, इनसे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। एक सवाल की गारंटी होती है। गांधी, नेहरू, टैगोर में से 95% सवाल चांस होता है कि इन्हीं टॉपिक में से पूछेगा। उसी प्रकार से बिहार के एग्रीकल्चर से गारंटी होती है कि बिहार से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा। बिहार के पॉलिटी में गवर्नर को आप ले सकते हैं कि वहाँ से सवाल पूछा जाता है, कोalition गवर्नमेंट, या फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन या देश में राष्ट्रपति शासन, इस तरह के सवाल, या बिहार में जाति प्रथा, जातिगत राजनीति, सांप्रदायिकता, ये सब वो टॉपिक हैं जो आपने पढ़ लिए होंगे। शुरू करते हैं भारत का एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको पता ही है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में है। इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है और इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग डेटा वगैरह पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और ज्योग्राफी में हम लोग उसको भूगोल से जोड़ करके पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भूगोल जो है वो एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो रटा रटाया पॉइंट है, जहाँ की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। मोर देन 75% जो अपनी आबादी है वो किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भले ही आप भी कहीं पर भी रह रहे हो, एग्रीकल्चर के बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज होता ही है। जनसंख्या पर निर्भरता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 54.6% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अगर सरकारी आंकड़ा देखेंगे तो 54.6% है। लेकिन जो विशेषज्ञ आपको आर्टिकल पढ़ेंगे द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें बोलते फिरेंगे कि मोर देन 70%, 75% आबादी निर्भर है। लेकिन 54% आबादी आप लिखिएगा, 2011 का आंकड़ा है, ये काफ़ी पुराना आंकड़ा हो गया है। जीडीपी में 18 से 19% के एवरेज में रहता है, 18 से 19% के आसपास में रहता है। कभी 17% भी आ जाता है, कभी 19% भी चला जाता है। उत्पादन चावल, गेहूं, गन्ना, कपास जैसे उत्पादों में दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में शामिल है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 303 मिलियन टन से अधिक रहा है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, करेंट सिचुएशन बता रहा हूँ इंडियन एग्रीकल्चर का, कि वर्तमान में क्या स्थिति है। निर्यात की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत कृषि उत्पादकों का प्रमुख निर्यातक है, जैसे बासमती चावल, मसाले, चाय और आम। अब ज़रा यहाँ पर रुकिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अभी हाल ही में जब अमेरिका ने टैरिफ का ऐलान किया था, अभी तो हॉल्ट कर दिया टैरिफ को, जब टैरिफ का ऐलान किया था तो आंध्र प्रदेश की सरकार बहुत घबरा गई थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश भारत में झींगा उत्पादन का बहुत बड़ा क्या है तो स्रोत है, सबसे बड़ा हिस्सा उसी के पास में झींगा उत्पादन का, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झींगा के एक्सपोर्टर हम ही हैं। झींगा मछली का नाम तो सुना ही होगा, छोटा छोटा सा होता है और बहुत खाते हैं लोग, अपने देश में भी खाते हैं, उत्तर बिहार के लोग खाते हैं।
और विदेश में बहुत ज़्यादा इसको खपत है। चीन, जापान और यूएसए जैसे देशों में हम इसको एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छी खासी मात्रा में पैसा कमाते हैं। 1.75 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का हमारा क्या है, एक्सपोर्ट है झींगा का केवल। तो यूएसए ने जब टैरिफ का ऐलान किया था तो वहाँ के किसान जो थे वो घबराए थे, मछली के जो किसान होते हैं, और वो ये सोच रहे थे कि भाई झींगा कहीं महंगा होने से हमारे जो आय है उस पर न प्रभाव पड़े। वर्तमान में तो देखिए हॉल्ट किया गया है, लेकिन देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो ये आप करंट से जोड़ करके लिख सकते हैं। 2022-23 में कृषि निर्यात 52 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है। जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ ने उत्पादन को काफ़ी हद तक क्या किया है तो प्रभावित किया। जैसे पिछले साल बिहार के रीजन में बारिश बहुत कम हुई है, कई सारे रीजन को सूखा घोषित किया गया। ठीक है। हरित क्रांति 1960 के बाद उत्पादन वृद्धि हुई है, लेकिन आज ही भारतीय कृषि कई सारे चुनौतियों से जूझ रही है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारतीय कृषि के समक्ष? तो देखिए, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो किस प्रकार चुनौतियों को डिवाइड किया जाता है। संरचनात्मक चुनौती, स्ट्रक्चरल कुछ चुनौतियाँ विद्यमान हैं, पर्यावरणीय हैं और आर्थिक चुनौतियां हैं। इस प्रकार से आप इसको सब डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। जैसे छोटी और खंडित जोत, यानी कि छोटे छोटे खेत होते हैं। छोटे खेत में आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना पैसा आप बना लोगे, कितना ज़्यादा उस पर उत्पादन कर लोगे। उसमें तो सही से मशीनीकृत भी नहीं कर सकते हैं उसको। जो आप सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के किसान ड्रोन से और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर का उपयोग करके अपने खेतों में छिड़काव करते, तो उनका हेलीकॉप्टर उड़ने लायक खेत तो हो, उतना बड़ा एरिया तो हो। यहाँ तो हेलीकॉप्टर के हेलीपैड बन पाएगा, उतना भी बड़ा खेत नहीं होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि खंडित जोत बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में 86% से अधिक किसान छोटे व सीमांत किसान हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर की भी ज़मीन नहीं है वो सीमांत किसान कहलाते हैं। सिंचाई की कमी है। कृषि योग्य भूमि का केवल 52% हिस्सा ही सिंचित है। मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं कंपैरिजन के लिए कि चीन के पास में उत्पादन कृषि के योग्य भूमि भारत की तुलना में कम है। चीन के पास में कृषि योग्य उत्पादित करने वाली भूमि भारत की तुलना में कम है, लेकिन उत्पादन अत्यधिक होता है। क्यों? विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से, उच्च बीजों की मदद से, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से, किसानों को जागरूक करने के कारण से, लैंड रिफॉर्म के कारण से। बिहार इलेक्शन आ रहा है ना, लैंड रिफॉर्म चर्चा में आ गया है। फिर से लैंड रिफॉर्म चर्चा में आ गया। नीतीश कुमार जी का बहुत पुराना वादा है कि हम बिहार में लैंड रिफॉर्म को लागू करेंगे, यानी कि जिनके पास अधिक ज़मीन है, जिनके पास कम ज़मीन है, तो उस बंटवारा को सही तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये दूर का ही सपना है, अब तो ये संभव नहीं लगता है। मृदा क्षरण और उर्वरता में एक कमी देखी जाती है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। मरुस्थलीय भूमि की ओर हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसको कहा जाता है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि धीरे धीरे भारत की जो भूमियां हैं वो मरुस्थल के समान अनुत्पादक बनती जाती रही हैं। कम उत्पादकता, भारत प्रति हेक्टेयर उपज वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। चावल में भारत में 2.6 टन हेक्टेयर है, जबकि चीन में 2 गुने से भी ज़्यादा है। आप 2 गुने के आसपास में है, देख सकते हैं आप। चीन में हमारे का तुलना में उत्पादकता 2 गुना आपको दिखेगा। इसके पीछे क्या कारण है? पुरानी तकनीक, बीजों का प्रयोग इसका कारण है। पुरानी तकनीक और पुराने बीजों का उपयोग। आर्थिक संकट और कर्ज, किसान यहाँ पर कर्ज में ही डूबे होते हैं, तो इस कारण से भी वो अच्छा इनोवेटिव और कुछ नया करने का रिस्क नहीं उठा पाते हैं। NCRB 2021 के अनुसार 10,000 से अधिक किसानों ने कर्ज और गरीबी के कारण से आप देख ही रहे हैं कि उनकी मृत्यु हुई है। विपणन और भंडारण की समस्या है। उचित कोल्ड स्टोरेज, गोदामों की कमी से 20 से 30% उपज बर्बाद हो जाती है। एक तो हम उत्पादित कम करते हैं, जो उत्पादित करते हैं उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ये समस्याएं मैं आपको बता रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा व जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि कुछ लोग जागरूक हुए हैं, जैसे हाजीपुर की एक महिला हैं जिन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में। मशरूम उत्पादित करके उन्होंने 5 से 6 लाख पर मंथ का इनकम जनरेट किया। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं होता है। ये दिखाता है अगर आप थोड़े से जागरूक हो जाएं तो इन छोटे छोटे तरीकों से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। समस्याओं के समाधान, इन समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं।
पहला क्या है समस्या, तो भाई सिंचाई सुविधाओं का समाधान क्या है, तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर दीजिए। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई योजना को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे पानी की भी बचाव हो और हमारे पर्यावरण का भी नुकसान कम पहुँचे। जैविक खेती को बढ़ावा, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे ऑर्गेनिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब, पहले वीडियो में ही मैंने नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, एआई मिशन ये सब करवाया है। जो देख रहे हैं लगातार 9वीं वीडियो, उनको पता है कि मैंने कितने सारे टॉपिक करवा दिए हैं। ये सब नेचुरल फार्मिंग हो गया। जीरो बजट कृषि किसको कहा जाता है, नेचुरल फार्मिंग को ही कहा जाता है। मान लीजिए एग्जाम में ही पूछ ले आपसे, पिछली बार निबंध में पूछा था बीपीएससी में, बीपीएससी पिछली बार निबंध में यही एग्रीकल्चर से एक सवाल दिए थे उन्होंने, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो जैविक खेती भी एक शानदार उदाहरण हो सकता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, ड्रोन, पोजीशन फार्मिंग, स्मार्ट बीजों का उपयोग, स्मार्ट तकनीकों का उपयोग, और जिस चीज़ का हम उत्पादन के लिए मिट्टी अलाउ करें उसी का उत्पादन करें। जैसे अगर आपने पिछले साल खेत में दाल बोया है, तो इस बार आप बिना यूरिया डाले ही किसी भी उत्पाद का खेती करेंगे तो अच्छी उत्पादन होगी उसकी, है ना। सहकारी खेती, विपणन में सुधार, ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा कर सकते हैं, खरीद बिक्री में सुधार, फसल बीमा और वित्तीय सहायता दे सकते हैं, किसानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी मेंस देने जा रहे हैं भाइयों बहनों, मेंस में आपको सवाल सरप्राइज फैक्टर वाले दिखेंगे। मतलब कि ऐसे सवाल होंगे जिसमें पॉइंट्स को आपने गंभीरता से नहीं पढ़ा होगा, या आपको उस सवाल का आइडिया होगा लेकिन 50% ही आइडिया होगा, सारे सवाल आपको नहीं आएंगे। ये मैं आज ही बता रहा हूँ, मेंस से 12-15 दिन पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको, सारे सवाल आपको नहीं आएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। वहीं पर काम आती है पढ़ाई। पढ़ाई आपको ये काम देगा कि आपकी सोच और समझ अब इतनी विकसित हो जानी चाहिए कि आप खुद से पॉइंट्स जनरेट करें, खुद से पॉइंट्स को लिखें। वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि हर टॉपिक को पढ़ा ही जाए, वहाँ पर आपको अपने मन से खुद से सोच कर भी लिखना पड़ेगा। मेंस के सिलेबस का अगर आपने सावधानीपूर्वक अच्छे से डिटेल में गंभीरता से अध्ययन किया होगा, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपके मन से भी पॉइंट्स जनरेट हो रहे होंगे। आप उनको अगर लिखेंगे एग्ज़ाम में तो भी आपके मार्क्स मिलेंगे। सारे सवाल एक जैसे नहीं लिखेंगे और सारे सवाल रटे रटाए भी नहीं आएंगे, आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। एक ही चीज़ बस होनी चाहिए, स्पीड सही होना चाहिए और साफ दिखना चाहिए पेपर, और भरा भरा हुआ सा दिखना चाहिए। आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। पेपर खाली खाली सा दिखेगा, आपने बहुत अच्छा भी लिखा है, पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, तो भी कई बार कम मार्क्स देते हैं बीपीएससी वाले, क्योंकि वो बिना पढ़े मुझे लगता है कई बार चेक करते हैं, निबंध में तो खास तौर से। इसलिए जब भी लिखें, हिंदी इंग्लिश मीडियम के जो भी सुन रहे हैं, कुछ ट्रिक भी लेकर के जाना चाहिए, केवल पढ़ाई से नहीं काम होता है। आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पिछली बार उन्होंने निबंध में बिना पढ़े भी मार्क्स बिठाए हैं। तो निबंध या आंसर राइटिंग सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीके से साफ सुंदर करें और भर के लिख के आएँ। पेज खाली ना छोड़ें, पेज को काट करके ना छोड़ें, काट छाट ना करें पेपर में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तमीज़ के मार्क्स मिल जाएंगे, कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, रैंक भी सही सही आ जाएगी। दोनों माध्यम के लिए मैं कह रहा हूँ। तो कुछ ट्रिक भी अपनाना चाहिए वहाँ पर। कोई भी प्रयास से मेंस क्लियर हो तो हो, बस बात ख़त्म। सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया गया है। ई नाम पोर्टल है कि आप ऑनलाइन बेचें अपने उत्पादों को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। कृषि सुधार कानून भी 2020 में लाया गया था, हालांकि इसको वापस ले लिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड है, अब तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत में अधिक ऋण दिए जाते हैं। कृषि बजट भी बनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा भी, और भारत सरकार ने भी कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया है। कुसुम योजना भी है, जिसके द्वारा किसान क्या कर सकते हैं, तो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विजन इंडिया @2047। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बंधुओं, क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में रहता है ये शब्द लिखा हुआ। अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, सारे मंत्रीगण जो हैं वो सब इसकी कहीं न कहीं से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय का अगर आप कोई भी भाषण सुनेंगे तो उसमें भी वो विजन इंडिया 2047 की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ के हम लोग जा रहे हैं। विजन इंडिया 2047 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 2047 में हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और उस 100 वर्ष के दौरान हम ये चाह रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड नेशन हों,
और मुख्य उद्देश्य तो आपको मैंने समझा ही दिया। इसमें क्या है, यह योजना भारत को सभी दृष्टिकोण से, जितने डायमेंशन हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से हम लोग एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से एक विकसित देश बनना चाहते हैं। 2047 तक $30 ट्रिलियन, लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर का अर्थव्यवस्था भी हम लोग बनाना चाहते हैं। वर्तमान में अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन का है। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था हर 8 वर्षों में दोगुनी हो रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा नहीं है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कुछ इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर है। तो $30 ट्रिलियन का हमने रखा हुआ, वर्तमान में $3 ट्रिलियन है, यानी कि हर साल अब हमें क्या करना पड़ेगा, लगभग $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में जोड़ना पड़ेगा। विजन इंडिया 2047 की पृष्ठभूमि क्या है, तो 15 अगस्त 2047 को भारत आज़ाद हुआ था। 100 साल के बाद हम करना चाहते हैं मध्य आय जाल से बचाओ। कई देश मध्य आय मिडिल इनकम ट्रैप पर पहुंचने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते। विजन इंडिया 2047 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे और हम इससे आगे निकल जाएं। मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने पर कोई भी देश प्रोन्नति तेज़ी से नहीं कर पाता है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अमृत काल की अवधारणा पेश की थी, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात की गई थी, और आप सभी अमृत काल में भी जी रहे हैं। विजन इंडिया 2047 के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, अब यही आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सबसे पहला लक्ष्य क्या है, इकोनॉमिक रूप से $30 ट्रिलियन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रति व्यक्ति आय को $1500 2023 से बढ़ा करके 18,000 से $20,000 तक ले जाना है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये, 18,000 से $20,000 तक है प्रति व्यक्ति आय को। लेकिन प्रति व्यक्ति आय ठीक है, फिर भी बढ़ाना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। अगर इकॉनमी हमारी बढ़ेगी, 2047 तक $30 ट्रिलियन पहुंचती है और आबादी लगभग में स्थिर ही रहेगी, आबादी धीरे धीरे कम होगी, तो प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए पहुंच जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी को क्या आप कम कर पाएंगे? क्या ये आय सभी तक पहुंच पाएगा, या फिर से वैसा ही होगा, अमीरों का इंडिया, गरीबों का भारत, क्या वैसा बन के रह जाएगा? क्या नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भरता हासिल करना है, सामाजिक प्रगति भी करना है, साक्षरता दर को बढ़ा करके 89.8% करना है, औसत जीवन प्रत्याशा भी हमें बढ़ाना है, लोगों की आयु को भी बढ़ाना है, पर्यावरणीय स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, बुनियादी ढांचे का विकास करना है, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, डिजिटल नेटवर्क विकसित करना है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सुविधाओं को विकसित करना है, दोनों के बीच अंतर को पाट देना है, शासन व तकनीक, सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी डिजिटल बनाना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिफेंस के क्षेत्र में भी हमें क्या करना है, तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रमुख क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था के निर्यात को $8.67 ट्रिलियन से आयात को $12.12 ट्रिलियन तक ले जाना है। जनसांख्यिकी लाभ, भारत की युवा आबादी 65% से कम लोग हैं। अभी 65% लोग जो हैं 35 वर्ष से कम उम्र के हैं अपने देश में। तो अगर उनका हम लाभांश का उपयोग करें तो हमारी इकॉनमी ऐसी हो भी सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं भी होनी चाहिए। भारत के सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना है। इंडियन कल्चर को, ब्रांड इंडिया को, इनक्रेडिबल इंडिया जो ब्रांड है उसको हमें प्रमोट करना है। पूर्वी और उत्तरी राज्य को पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों के बराबर में लाना है। पूर्वी और उत्तरी राज्य यानी कि पूर्वी भारत के पूर्वी भाग के राज्य और उत्तरी राज्य जो हैं पूर्वी भाग में, ये भी आ गया नॉर्थ ईस्ट जो है, इसके पश्चिमी भाग और दक्षिणी राज्यों के समान डेवलप करना है। इनको भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से शैक्षणिक और डेवलप करना है। समय सीमा 2030 तक प्रारंभिक सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास कर लेना है। 30 से 47 के बीच में तीव्र आर्थिक वृद्धि, वैश्विक नेतृत्व की स्थापना करनी है। यह 2 चरणों में कार्यान्वयन होगा, जिसमें 2030 एक मध्यवर्ती लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 2023 से 2030 और 2030 से 2047 यही इसमें रखा गया है। तो 2030 आ गया ना बीच में, ये लक्ष्य रखा गया है। गणित में मत जाइएगा, बीच में हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि एक जगह हॉल्ट करेंगे, वो है 2030। उसके बाद हम तेज़ी से भागेंगे, तो वही वाला लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है।
विजन इंडिया का प्रभाव क्या पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक शक्ति, रोजगार सृजन, वैश्विक स्थिति मजबूत हो सकती है। चुनौतियां, मध्य आय जाल, क्षेत्रीय असमानता और पर्यावरण को लेकर के चुनौतियां हैं। सरकार क्या प्रयास कर रही थी? नीति आयोग की भूमिका, दस्तावेज तैयार कर रहा है नीति आयोग। सप्तऋषि का सिद्धांत अपनाया गया है। बजट में समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचा, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र और संभावनाओं को उजागर करने पर बल दिया गया है। किसमें? तो सप्तऋषि सिद्धांत के तहत बजट में कहा गया, यानी कि हम हर क्षेत्र जो है इकोनॉमी का, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को हम मजबूती से आगे बढ़ा पाएँ। विजन इंडिया 2047 की आवश्यकता क्यों? चीन और अन्य देशों से आगे निकलना, हमें प्रतिस्पर्धा करना है और हमें बराबरी पर पहुंचना है गुरु। जनसांख्यिकी लाभ का उपयोग, युवा आबादी को उत्पादक बनाना है। ऐसा ना हो कि युवा बस रील देखते रह जाएं और एसआई के लिए, बीएसएससी के लिए फॉर्म भरते रह जाएं। हमें युवाओं को अधिक इनकम वाले चीज़ों की तरफ भी तो ध्यान देना है, कुछ इनोवेशन की तरफ भी तो ले जाना है। ठीक है, ये भी चीज़ ज़रूरी है, इसके बिना सरकारी ढांचा कैसे चलेगा? अगर बिहार पुलिस में युवा नहीं जाएंगे, बाकी कामों में नहीं जाएंगे तो, लेकिन बाकी जगह भी तो उनका काम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उनका काम है, वहाँ पर भी तो हमें युवाओं को ले जाना है। पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है, विजन इंडिया 2047 मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है इसको। नीति आयोग जो एक थिंक टैंक है, वो हर साल इस तरह के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करता है, जिससे देश में बहुआयामी गरीबी केवल आर्थिक गरीबी नहीं होती है, पैसे की कमी ही केवल गरीबी नहीं होती है, बल्कि उसके आयाम बहुत विस्तृत होते हैं। तो उन सभी विस्तृत आयामों की चर्चा करते हुए, सारे डायमेंशंस को देखते हुए जो हम इंडेक्स जारी करते हैं, उसी को कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें पॉवर्टी के मल्टी डायमेंशनल एंगल को हम एक्सप्लोर करते हैं और उन सभी एरिया में देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी गरीबी विद्यमान है। गरीबी एक चक्र है जिससे बाहर निकालने के लिए ये जितने डायमेंशन हैं उन सभी क्षेत्रों में हमें काम करना पड़ेगा। इसका नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक ऐसा उपकरण है जो पारंपरिक आय आधारित गरीबी मापने से आगे है। वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि हम केवल इनकम के आधार पर किसी की गरीबी और अमीरी निकाल लेते हैं, लेकिन वो सबसे गलत तरीका होता है। केवल इनकम के आधार पर गरीबी अमीरी तय नहीं होती है, बहुत सारे आयाम हैं। तो उसी आयाम को देख करके नीति आयोग एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको कहा जाता है नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जनवरी 2024 में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित था। तीन आंकड़े आए, उन तीनों को मिला करके नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। पिछले 9 वर्षों में 13-14 से 2022-23 तक भारत में 24.82 करोड़ लोग, पाकिस्तान के आधिकारिक आबादी से ज़्यादा लोग भारत में मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। ऐसा नीति आयोग का कहना है कि पिछले 9 वर्षों में 13-14 से लेकर के 22-23 तक में हमने लगभग में 24 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 24 करोड़ नहीं, लगभग 25 करोड़ है। ये क्या होता है MPI? तो ज़रा इसको देखते हैं बंधुओं। एक क्या है? तो स्टैटिकल माप है। स्टैटिकल माप है मतलब कि मापने का एक तरीका है जो गरीबी को केवल आय पर नहीं बल्कि अलग अलग डायमेंशन के आधार पर मापता है। इसमें मुख्य रूप से 3 बड़े डायमेंशन रखे गए हैं, फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। 3 बड़े कौन से हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्वास्थ्य में आ गया भाई पोषण, बाल मृत्यु दर, बच्चों का जो मृत्यु दर होता है, और मातृ स्वास्थ्य यानी कि मैटरनल जो स्वास्थ्य होता है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। एजुकेशन में स्कूल में कितना उनका है उपस्थिति, अटेंडेंस कितना है, स्कूली शिक्षा का वर्ष कितना है, यानी कि स्कूल में एजुकेशन कितने वर्षों तक उन्होंने हासिल किया। अगर ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है यानी कि बच्चे बीच पढ़ाई छोड़ रहे हैं, फिर वो गरीबी से नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। जीवन स्तर, स्वच्छता यानी कि भाई साफ़ सुथरा होना चाहिए, सैनिटरी तो होनी चाहिए। पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाता, खाना पकाने का ईंधन कौन सा उपयोग करते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में छोटे छोटे आयाम बनाए गए हैं। जैसे स्वच्छता को मापते हैं, पेयजल कौन सा उपयोग करते हैं, बिस्लरी वाला पानी मंगाते हैं आप 20 लीटर का 100 रुपये का आता है वो वाला, या फिर आप ऐसे ही हैंडपम्प का पानी पी रहे हैं या RO का वाटर यूज कर रहे हैं। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि पेयजल कौन सा, बिजली किस प्रकार से आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, आवास किस प्रकार से है, पक्का आवास है, पक्का है घर,
कच्चा घर है या फिर बहुत बड़ा घर है, संपत्ति, बैंक खाता, खाना पकाने का ईंधन, इन सभी का उपयोग देखा जाता है। संकेतक, भारत का राष्ट्रीय एमपीआई 12 संकेतकों पर आधारित है। वैश्विक एमपीआई 10 संकेतक होते हैं, लेकिन भारत ने मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता भी जोड़ा है, क्योंकि कहीं न कहीं बैंक खाता के द्वारा गरीबी को कम किया जा सकता है सरकार डीबीटी ट्रांसफ़र करके। उद्देश्य क्या है कि राज्य और जिले का स्तर पर गरीबी की स्थिति को समझना और उनको मापना। नवीनतम एमपीआई का कुछ आंकड़े दे देता हूं, देन हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। 13-14 में बहुआयामी गरीबी का अनुपात 29.17% था, जो 22-23 में घटकर 11.28% हो गया है, यानी कि 10 वर्षों में कम हुआ है, यानी 17.89 अंकों की कमी आई है। 5-6 में यह 55.1% था और 2015-16 में 24.85% पर आया है 19-21 में, और 19-21 से 14.96% तक कम हुआ है। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। क्या इतने सारे आंकड़ों को याद रखें? बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है भूलना। बस 24.82 करोड़ को याद रखें और आगे बढ़ जाएं। डायमेंशंस को याद रखें कि भाई 3 हैं मेन: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, और बाकी उसमें सब बनाए गए हैं, सब पॉइंट्स बनाए गए हैं। उसमें से अगर थोड़ा बहुत याद रहे तो उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जिस हद तक याद रहे उसी हद तक लिखिएगा। इतने आंकड़े याद करने जाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट आप भूल जाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी कमी की है उत्तर प्रदेश ने, 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। बिहार 3.77 करोड़ लोगों को निकाला है। देखिए, गरीबी से ज़्यादा लोग वही राज्य निकालेंगे जिनके यहाँ पर ज़्यादा गरीब होंगे ना। तो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे अपने यूपी बिहार में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग बाहर निकाले भी गए एमपीआई से। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, ये रहा पॉवर्टी का लाइन, पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये रहा चिंटू मिंटू पिंटू, इसमें से चिंटू चला गया, यहाँ पर आ गया, तो क्या ये अभी अमीर हो गया? क्या अभी अमीर हो गया? क्या जिनको हमने एमपीआई से बाहर निकाल दिया वो अब एमपीआई वापस नहीं जा सकते हैं? क्या उनका स्थिर हो गया? उनकी आमदनी जो है लाखों होने लग गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेंसिटिव होते हैं और थोड़े से झटके के कारण से फिर से वो एमपीआईज में नीचे जा सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो सरकार इनके लिए बहुत सारे स्कीम भी चलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। केरल सबसे कम गरीबी स्तर 0.71% के करीब लोग ही वहाँ पर गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर पॉवर्टी नहीं है। केरल के लोग केरल में रहते ही नहीं हैं, सबसे बड़ी बात यही है। देश में सबसे ज़्यादा पलायन अगर किसी राज्य से विदेशों में होता है तो उनमें से एक है केरल का नाम, ठीक है। संकेतकों में सुधार, स्वास्थ्य पोषण में अभाव 44.3% घट करके 11.8% पर आ गया है। शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। जीवन स्तर, बिजली, बैंक खाता, पेयजल तक भी पहुंच बढ़ी है लोगों की, ये तो आप अनुभव भी कर सकते हैं। तीव्रता में कमी, गरीबी के बीच अभाव की गंभीरता, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी भी घटी है, यानी कि गरीबों की भी स्थिति, जो बिल्कुल ही गरीब हैं उनकी भी स्थिति में थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ ही है। प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में तेज प्रगति हुई है। 32.59% 15-16 से घट करके 19.28% पर आ गया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ है। ये एनालिसिस याद रखना है आपको, आंकड़े अगर नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, आप अगर ये लिख देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक कम हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 8.65% से घटकर 5.27% पर आया है। एसडीजी लक्ष्य 1.2 भारत 2030 से पहले सभी आयामों गरीबी को आधा करने के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है और हम हासिल कर भी लेंगे। सरकारी पहल जो गरीबी निवारण में सहायक बनी है, स्वास्थ्य पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत और आयुष्मान भारत और भी बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत 81.35 करोड़ लोगों को कवर किया जाता है और उनको राशन दिया जाता है पर मंथ। सर्व शिक्षा अभियान, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जैसे आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य योजना, जल जीवन मिशन, सारा कुछ सरकार मुहैया करवाती है। एमपीआई की गणना कैसे की जाती है? हेड काउंट रेशियो, गरीब लोगों का अनुपात, फिर औसत अभाव का स्तर निकालते हैं, देन उसको मल्टीप्लाई करके गरीबी का व्यापक तस्वीर हम निकाल लेते हैं। मापन पर हमें नहीं जाना है। प्रमुख निष्कर्ष और प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव ये है कि गरीबी में तेज़ी से कमी आई है, ये सही है, ये बिल्कुल सही बात है।
और ये केवल नीति आयोग ही नहीं कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का भी जो गरीबी का आंकलन आता है उसमें भी दिखाया गया है कि भारत ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को करीब में गरीबी से बाहर निकाल के लेकर आया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छा न्यूज़ है ये। ग्रामीण शहरी दोनों में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार हुआ है। दो ही पैरामीटर को अगर आपने सुधार लिया तो देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। एक है स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दे दीजिए, लोग खुद ही गरीबी से बाहर आ जाएंगे। चुनौतियां हैं, जैसे कुछ राज्य बिहार झारखंड में अभी भी गरीबी का स्तर काफ़ी उच्च बना हुआ है। बिहार में अप्रॉक्स 32% के आसपास है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, जब हमारी आबादी लगभग में 14 करोड़ है। क्षेत्रीय असमानता को दूर करना भी बाकी है। रीजनल रूप से इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है भारत में। और बस यही था इसमें पढ़ाने लायक। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक को हम लोग पढ़ लेंगे। ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया। इसमें भी 3 ही हैं आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसमें 3 आयाम इसमें भी बनाया गया है। इस 3 के अंतर्गत बहुत सारे डायमेंशन हैं। यहाँ पर भी मुख्य डायमेंशन जो है वो 3 ही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, एचडीआई के बीच मान 0 से 1 के बीच में होता है। 1 मतलब कि उच्चतम मानव विकास और 0 यानी कि न्यूनतम मानव विकास। अगर आपका अंक 1 आया तो आपने एचडीआई में काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आपका अंक 0 आया, या 0 की तरफ आया, मान लीजिए 0.5 आया, तो आप 50% के आसपास हैं, यानी कि आपने एचडीआई में अभी काम करना बाकी है। भारत का एचडीआई नवीनतम आंकड़े 2022 का अपने पास, ये 2024 के मार्च में प्रकाशित हुआ था। 2024 के मार्च, पिछले साल मार्च में आया था। इस वर्ष का आई थिंक नहीं आया है, या आया होगा तो मैं उसको इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया, आंकड़ों से भी ज़्यादा विश्लेषण आवश्यक होता है। आंकड़े तो आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। भारत का एचडीआई मान 0.644 है। अगर लेटेस्ट आ गया हो तो आप कृपया करके उसमें सुधार कर लें। 193 देशों में 134वें स्थान पर है। मध्यम मानव विकास, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के स्तर पर हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 135 रैंक था, यानी कि 1 अंक की सुधार हुई है। जीवन प्रत्याशा 1990 में 9 वर्ष से बढ़ करके 67 पर आए हैं हम। शिक्षा में भी 3.8 वर्ष से बढ़ करके 3.8 वर्ष बढ़ा है करीब में। अपेक्षित स्कूली शिक्षा भी 4.6 वर्ष की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय भी इसमें भी इजाफा हुआ है। 247% का ग्रोथ हमने देखा है इसमें। एचडीआई की गणना कैसे होती है, तो नॉर्मलाइज इंडिकेटर्स के द्वारा और औसत, ज्यामितीय औसत के द्वारा, ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा इसकी गणना की जाती है। स्वास्थ्य सूचकांक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 85 वर्ष। शिक्षा सूचकांक, औसत स्कूली शिक्षा 0 से 15 वर्ष और अपेक्षित स्कूली शिक्षा 0 से 18 वर्ष की गणना की जाती है। जीवन स्तर सूचकांक न्यूनतम 100 से $75,000 तक मापा जाता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 3 जो आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन का स्तर देखा उसको याद रखिए, और ये याद रखिए कि 0 से 1 के बीच में नापा जाता है। 1 यानी कि बेस्ट, 0 यानी कि वर्स्ट, बस ये ध्यान में रखना है। देन आ जाइए आप आगे। भारत की स्थिति वैश्विक और क्षेत्रीय की तुलना कर लेंगे हम, ठीक है। 2022 में वैश्विक एचडीआई औसत 0.732 था, जो भारत के 0.644 से अधिक है, यानी कि वैश्विक औसत से भी खराब हमारा कंडीशन चल रहा है। दक्षिण एशियाई देशों का औसत जो है 0.639 है, भारत इससे थोड़ा सा बेहतर है। दक्षिण एशियाई देशों में हमारी स्थिति थोड़ी सी सही है। श्रीलंका का उच्च एचडीआई है, रैंक 78 है। चीन का 75 है, भूटान का 125 है, बांग्लादेश 129, नेपाल 164, पाकिस्तान का नेपाल 146 है, पाकिस्तान का 164 है। इसमें टॉप पर रहा है कौन, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइलैंड रहे हैं। आइसलैंड, ये तीनों ही टॉप पर रहते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ में नाम आता है इन सभी का, और ये सारा नॉर्डिक कंट्री, वैसे स्विट्जरलैंड तो नीचे आता है लेकिन फिर भी उसको हम बोल देते हैं क्योंकि अति विकसित हैं, हाईली डेवलप्ड हैं। मतलब कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी सोचते हैं कि काश हम इनके जैसे होते, इतने ज़्यादा डेवलप्ड देश हैं। सोशलिस्ट विचारधारा को मानते हैं ये यहाँ की सरकारें, समाजवाद की विचारधारा को मानती है। यहाँ पर हाई टैक्सेशन होता है, 30 से 40% का टैक्सेशन होता है। आप जितना कमाओगे 100 रुपया तो उसका उतना रुपया सरकार को दे दो डायरेक्ट, लेकिन उसके बदले सरकार आपको देती है, आपको बिजली में बहुत कम रियायत पर मिल जाएगा, पीने का पानी स्वच्छ मिलेगा, बसें फ्री होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन बिल्कुल लोएस्ट होता है। तो ये भी वहाँ पर बेनिफिट है, जीवन स्तर शानदार होता है। भारत में एचडीआई प्रगति के कारण स्वास्थ्य सुधार हुआ है। आप आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कारण से सुधार देखा गया है। शिक्षा में निवेश, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कारण से शिक्षा में भी सुधार देखा गया है।
आर्थिक विकास भी हमने किया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, GNI उदारीकरण के पश्चात से हमारे आर्थिक विकास भी के में सुधार देखा गया है। भारत में SDI की चुनौतियां क्या क्या है, तो असमानता भी बना हुआ है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार से भारत में असमानता बहुत ज़्यादा विद्यमान है। अलग अलग राज्यों में असमानता का स्तर बहुत गंभीर है। पूर्वी भारत पश्चिमी भारत के बीच में असमानता है, गरीब अमीर के बीच में तो असमानता है ही, शहरी और ग्रामीण वर्ग के बीच में असमानता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में असमानता है, जातिगत रूप से असमानता है, धार्मिक रूप से भी असमानता विद्यमान है। लैंगिक असमानता भी हम देख सकते हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ है लेकिन अभी भी मौजूद है ये चुनौती में। क्षेत्रीय अंतर भी है। केरल, दिल्ली, गोवा जैसे राज्य जहां उच्च SDI पर हैं, वहीं पर बिहार, झारखंड, यूपी में सुधार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। पर्यावरणीय दबाव भी है। औद्योगिकरण, शहरीकरण से प्रदूषण बढ़ा है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ये था आपका HDI। अब एक सवाल मान लीजिए आपसे पूछे कि HDI का महत्व क्या होता है, क्या होता है इसको भाई जारी वारी करने से, इसका पढ़ने से, मतलब सरकार को ये रिपोर्ट क्यों चाहिए होता है। तो नीति निर्माण में मदद करता है। सरकार को पता चलता है कि भाई कहाँ सुधार करना है, किन क्षेत्रों पर ध्यान देना है। वैश्विक तुलना, भारत की स्थिति को अन्य देशों के साथ तुलना करने के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। HDI SDG 3 स्वास्थ्य, शिक्षा और SDG 8 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से SDG में भी सुधार होता है। ओके, तो आज मैंने HDI भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट जो है वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी के और भी टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा, जिससे आपका बिहार स्पेशल ज्योग्राफी और भारत स्पेशल ज्योग्राफी दोनों में से कोई भी ना छूटे। जो वैश्विक इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अल नीनो, ला नीना होती है, मानसून है, तो ये सब जो बड़े टॉपिक हैं इनको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि रिवाइज़ कर लें। और भी किसी टॉपिक का अगर आपको ध्यान हो तो बताइएगा ज़रूर, मैं उसका भी कोशिश करूँगा रिवाइज़ करवा दूँ। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।